नेक्स्ट लिखिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। कभी पढ़ा है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी? कहाँ? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक, चलिए लिखिए कंसीडर द फैमिली। अब फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल रहे हैं। कंसीडर द फैमिली ऑफ कर्व इज, कंसीडर द फैमिली ऑफ कर्व इज, क्या होती है फैमिली ऑफ कर्व? फाई इज इक्वल टू फाई यू अल्फा इज इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 1। कंसीडर द फैमिली ऑफ कर्व इज फाई इज इक्वल टू फाई u1 u2 या u अल्फा इज इक्वल टू सी ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, क्या होता है सरफेस का इक्वेशन? xi इज इक्वल टू xi u अल्फा, वेयर i इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1, 2। देखिए मतलब क्या है कि ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे ऐसे अलग अलग फैमिली ऑफ कर्व लाई कर रहे हैं, फैमिली ऑफ कर्व। तो होता क्या है कि इन कर्व के करस्पॉन्डिंग एक अदर फैमिली ज़रूर मिलती है कि इस पे खींचा गया टेंजेंट इस पे खींचे गए टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो इस फैमिली को कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। सरफेस था, सरफेस पे कर्व की फैमिली थी, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरी फैमिली मिलती है जो पहली फैमिली के ऑर्थोगोनल हो जाती है। ठीक है, नीचे से लिखिए इन दिस केस, इन दिस केस देयर एग्जिस्ट, इन दिस केस देयर एग्जिस्ट another family of curve, in this case there exists another family of curve phi u अल्फा इज इक्वल टू, एक फैमिली सी थी एक फैमिली C1 मान रहा है भाई। फैमिली ऑफ कर्व को तो फाई यू अल्फा इज इक्वल टू सी से लिखेंगे। सी थी तो एक फैमिली, C1 थी तो दूसरी फैमिली। जैसे अपने गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक फैमिली दो फैमिली, एक फैमिली फिजिक्स की थी, एक फैमिली केमिस्ट्री की थी, एक फैमिली मैथ्स की थी। तो फैमिली की बिल्डिंग तो सबकी सेम बनी है, बस परिवार अलग अलग है। तो एक के आगे लिखा है फिजिक्स, एक के आगे लिखा है केमिस्ट्री, एक के आगे लिखा है मैथ्स। बोर्ड हटा दे तो आप नहीं समझ पाएंगे कौन सी कैसी बिल्डिंग है। ठीक है, तो इसीलिए फैमिली को तो लिखने का तरीका एक ही है, लेकिन C एक फैमिली को दिखाएगा, C1 दूसरी फैमिली को दिखाएगा। नीचे से लिखिए लाइज ऑन द सेम सरफेस, लाइज ऑन द सेम सरफेस, लाइज ऑन द सेम सरफेस सच दैट एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस, सच दैट एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस, सच दैट एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस, कॉमा the two curves, the two curves one from each family, पहली फैमिली का पहला कर्व दूसरी फैमिली का पहला कर्व दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। The two curves one from each family are orthogonal, are orthogonal, then the family of curve 2, then the family of curve 2 is called orthogonal trajectory,
is called orthogonal trajectory of family of curve 1, of family of curve 1. हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, इसका प्रूफ काफ़ी लंबा है नेक्स्ट हेडलाइन का और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जो मैं प्रूफ आप लोगों को करवाऊंगी उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अभी जो हम प्रूफ दे रहे हैं आर्टिकल का उसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें इस प्रूफ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बुक में है नहीं ये सब, है एक है बहुत शॉर्ट तरीके से तो समझ में आता नहीं है, तो हम जो कराते हैं वो स्टेप बाय स्टेप पूरा ही कराते हैं कि आप लोगों की समझ में आ जाए, ठीक है। लिखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। देखिए, सबसे पहले हम लोग फैमिली ऑफ कर्व सरफेस पढ़े, सरफेस पे फैमिली ऑफ कर्व पढ़े, फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े, ठीक है। अब हमको किसका पढ़ना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का पढ़ना है, ठीक। लिखिए, लेट xi इज इक्वल टू xi u अल्फा, let xi is equal to xi u alpha, comma I is equal to 1, 2, 3 and alpha is equal to 1, 2 be the equation of surface, be the equation of surface such that क्या निकाला था आप लोगों ने, such that a अल्फा डी यू अल्फा इज इक्वल टू 0, है ना, where a अल्फा इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल यू अल्फा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन था फैमिली ऑफ कर्व का, है ना, where a alpha du alpha is equal to 0 हो गया। be the differential equation of be the differential equation of be the differential equation of given family of curve, be the differential equation of given family of curve lies on the surface, lies on the surface, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नीचे से लिखिए लाइन चेंज करके, लेट u अल्फा इज इक्वल टू u अल्फा टी, किसका इक्वेशन होगा, कर्व का, xi इज इक्वल टू xi टी या u अल्फा इज इक्वल टू u अल्फा टी। जैसे अभी हमने क्या कहा आपसे कि ये कोई सरफेस है ना, सरफेस पे ये फैमिली ऑफ इक्वेशन है, सरफेस के किसी पॉइंट पी xi पर फैमिली ऑफ कर्व में से एक कर्व मिलेगा, इस कर्व का हमने नाम दिया है u अल्फा इज इक्वल टू u अल्फा टी, ठीक। ये हमारा सरफेस था, xi इज इक्वल टू xi u अल्फा। इन तीनों का जो इक्वेशन कंबाइंड फॉर्म में था वो था हमारा फाई इज इक्वल टू फाई u अल्फा इज इक्वल टू c। इसी का डिफरेंशियल इक्वेशन था a अल्फा डी यू अल्फा इज इक्वल टू 0। सरफेस पे हमने कोई पॉइंट लिया पी xi, उस पर हमको एक कर्व मिला, उस कर्व का इक्वेशन ये है, ठीक है। लिखिए, लेट u अल्फा इज इक्वल टू u अल्फा टी बी द कर्व ऑफ गिवन फैमिली, बी द कर्व ऑफ गिवन फैमिली, बी द कर्व ऑफ गिवन फैमिली be the curve of given family
थ्रू द पॉइंट कैपिटल P ब्रैकेट में xi, थ्रू द पॉइंट कैपिटल P ब्रैकेट में xi ऑफ द सरफेस, ठीक। अब इसी की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री को फाइंड आउट कर रहे हैं। मान ले रहे हैं ये इसकी ऑर्थोगोनल कोई कर्व है, तो इसका इक्वेशन होगा u अल्फा बार इज इक्वल टू u अल्फा बार t। आपको पता है बार लगने से दूसरी फैमिली मिल जाती है, बार लगने से LOT में पढ़ाए थे सबसे पहले, बार लगने से दूसरी चीज़ मिलने लगती है, तो बार लग गया दूसरी फैमिली मिली, वो फैमिली इस फैमिली के ऑर्थोगोनल है। आपको इसी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, ठीक है। लिखिए लाइन चेंज करके, लेट द अनदर कर्व C बार, लेट द अनदर कर्व C बार, ऐसे लेट द अनदर कर्व C बार ऑफ इक्वेशन, अगर इस कर्व को हमने C कहा है तो इस कर्व को क्या कह रहे हैं, C बार ऑफ इक्वेशन u अल्फा बार इज इक्वल टू u अल्फा बार t, be the orthogonal trajectory, be the orthogonal trajectory, be the orthogonal trajectory of curve C, of curve C at point pxi, at point pxi, ठीक है। नीचे से लिखिए, since C and C bar are orthogonal to each other, since C and C bar are orthogonal to each other, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लिखवाई थी और कहा था बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आता है, तो उसमें मिला था g अल्फा बीटा du अल्फा du बीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे हम ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगाएंगे तो मिलेगा g अल्फा बीटा, पहला वाला कर्व है du अल्फा, दूसरा वाला कर्व है du बार बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी जस्ट प्रूफ करवाया था अभिषेक इसका, ना। लिखिए, are orthogonal to each other then g alpha beta du alpha du bar beta is equal to 0, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 और 2। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिएगा, g1 बीटा du1 du बार बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 2 g2 बीटा du2 du बार बीटा इज इक्वल टू 0। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन से अल्फ़ा और बीटा दो हैं, बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ा की जगह 1 रखा, फिर अल्फ़ा की जगह 2 रखा, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, ठीक है। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज, कुछ कॉमन दिख रहा है, du1 को हम कॉमन ले रहे हैं तो मिलेगा g1 बीटा du बार बीटा प्लस g2 बीटा du2 अपॉन du1 du बार बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर। आपको पता है du1 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, सिंस du1 विल नेवर बी इक्वल टू 0, तो मिलेगा g1 बीटा du बार बीटा प्लस g2 बीटा du2 अपॉन du1 du बार बीटा इज इक्वल टू 0। इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत? उतार, क्योंकि दूसरी वाली फैमिली को हम लोग यहाँ किससे दिखा रहे हैं, बार से। वहाँ वाले में आया था g अल्फ़ा बीटा du बीटा इज इक्वल टू 0। दोनों में हमने ai और bi माना था, किसी को बार नहीं लिया था। लेकिन यहाँ पे du अल्फ़ा पहली फैमिली का है, du बीटा दूसरी फैमिली का है, तो दूसरी फैमिली के जो भी कंपोनेंट उस पर क्या लग रहा है, बार लग रहा है।
हो गया। अभी आपने पढ़ा था फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ए अल्फा डी यू अल्फा इज इक्वल टू 0। नीचे से लिखिए सिंस द इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इज, सिंस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इज, since the differential equation of family of curve is, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है ए अल्फा डी यू अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी अल्फा इज इक्वल टू 1, 2। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन, अल्फा की वैल्यू पहले 1 प्लस अल्फा की वैल्यू फिर से 2 इज इक्वल टू 0। किसको कॉमन लिए थे, यहाँ पे भी ले लेंगे, डी यू 1 को कॉमन लेंगे तो आएगा a1 प्लस a2 डी यू 2 अपॉन डी यू 1 इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, आपको पता है कि डी यू 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो क्या मिलेगा आपको, दिस इम्प्लाइज दैट a1 प्लस a2 du2 upon du1 is equal to 0. This implies that du2 upon du1 is equal to minus a1 upon a2। ये वैल्यू आ गई, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 2। अब 2 का यूज़ हम करने चल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, मिलेगा आपको G1 बीटा डी यू बार बीटा प्लस G2 बीटा डी यू 2 अपॉन डी यू 1 की जगह माइनस a1 अपॉन a2 डी यू बार बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट अब आपको मिल जाएगा G1 बीटा माइनस G2 बीटा a1 अपॉन a2, जो कॉमन है उसको बाहर कर दो, डी यू बार बीटा इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, वापस से वही चीज़, डी यू बार बीटा विल नेवर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ये क्वांटिटी 0 के बराबर G1 बीटा माइनस a1 अपॉन a2 G2 बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट a2 G1 बीटा माइनस a1 G2 बीटा इज इक्वल टू 0। एक काम करिए, इसको भी रहने दीजिए साथ में ही, मत हटाइए ये डी यू बार बीटा इंटू डी यू बार बीटा इज इक्वल टू 0। इसलिए नहीं हटाए हैं क्योंकि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का ही डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था। ये डी यू अल्फा नहीं हटा क्योंकि ये फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन था। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को किससे दिखा रहे हैं, बार से, तो बार वाला टर्म भी नहीं हटेगा। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व को किससे दिखा रहे थे, बिना बार से, तो बिना बार वाला टर्म नहीं हटा था। ऑर्थोगोनल फैमिली को किससे दिखा रहे हैं, बार से, तो बार वाला टर्म नहीं हटेगा। ठीक है, ये जो आया है इसी को कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक, लिखिए, पूरा कर लीजिए।
पक्का हो गया? हो जाए तो हमको बताइएगा। हो गया आपका? नीचे से लिखिए, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। इसको और भी नोटेशन के साथ लिखते हैं जो जनरली आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। नीचे से लिखिए, the above equation may also be written as the above equation may also be written as the above equation may also be written as, देखिएगा बहुत ध्यान से, एप्सिलॉन अल्फा न्यू जी अल्फा बीटा ए न्यू डी यू बार बीटा इज इक्वल टू 0, जहाँ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 की वैल्यू 0 होती है और एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 की वैल्यू 1 होती है। अब जरा इस तरीके से इसको एक्सपेंड कराइए। इसको एक्सपेंड कराएंगे तो देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले अगर इसको और इसको आप देखें तो बीटा में कोई चेंज नहीं आया है। चेंज किस में आया है? जी के पहले वाले इंडेक्स में। पहला वाला इंडेक्स क्या है? अल्फ़ा। तो सबसे पहले हम लोग किस में चेंज करेंगे? अल्फ़ा में। क्या आएगा? एप्सिलॉन 1 न्यू जी 1 बीटा ए न्यू डी यू बार बीटा प्लस एप्सिलॉन 1 के बाद क्या आएगा? 2 न्यू जी 2 बीटा ए न्यू डी यू बार बीटा इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड करके सिखा रहे हैं। अब क्या दिख रहा है? न्यू की वैल्यू 1 या 2। पहले 1 लेंगे, फिर यहाँ पे 2 लेंगे, फिर यहाँ पे 1 लेंगे, फिर यहाँ पे 2 लेंगे। बोलिए, एप्सिलॉन 1 जी 1 बीटा ए 1 डी यू बार बीटा प्लस एप्सिलॉन 1 2, इसी में पुट कर रहे हैं हमसे। पहले 1 पुट किया, अब क्या पुट कर रहे हैं? 2 जी 1 2 1 बीटा ए 2 डी यू बार बीटा। अब यहाँ पे 1 एप्सिलॉन 2 1 जी 2 बीटा ए 1 डी यू बार बीटा प्लस एप्सिलॉन 2 2 जी 2 बीटा ए 2 डी यू बार बीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 0, एप्सिलॉन 2 की वैल्यू 0, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 1। तो आएगा जी 1 बीटा ए 2 डी यू बार बीटा एप्सिलॉन 1 की वैल्यू -1 ए 1 जी 2 बीटा डी यू बार बीटा इज इक्वल टू 0। डी यू बार बीटा अगर कॉमन निकाल दें, सेम चीज़ आ गई। पहले क्या किए हैं? अल्फ़ा की जगह 1 प्लस अल्फ़ा की जगह 2 ये आया है, फिर म्यू की जगह 1 प्लस म्यू की जगह 2 प्लस म्यू की जगह 1 प्लस म्यू की जगह 2। ठीक है, लिखिए, द अबव इक्वेशन में बी रिटन एज, ये लिखिए, यहाँ तक लिखिए।
हो गया। आप चाहें तो वो नीचे वाला लिख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, बॉक्स बना करके ऐसे, केवल और केवल अपने नॉलेज के लिए कि ऐसे होता है ये, क्योंकि ये सब कहीं दिया नहीं है, कहीं नहीं है ये सब, बस डायरेक्ट रिजल्ट दे रखा है, रिजल्ट कैसे सॉल्व होगा ये कहीं नहीं है। हो गया। अब जो क्वेश्चन हम इम्पॉर्टेंट बोल रहे थे, बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर 1 1.5 साल 2 साल छोड़ करके कोई आपको इंसॉल्ट में दिख जाएगा, इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लीजिए उस क्वेश्चन को, जितना आज हो पाएगा, जैसे 1.5 घंटा हो गया है, 5-10 मिनट और पढ़ा दे रहे हैं, फिर अगले टर्न पे कराएंगे, थोड़ा सा कर लीजिए आज। ठीक है, लिखिए द टू फैमिली ऑफ कर्व, द टू फैमिली ऑफ कर्व, the two family of curve of an equation, the two family of curve of an equation p alpha beta du alpha du beta is equal to 0 are orthogonal IFF P alpha beta G alpha beta is equal to 0। ठीक है, पहले केस में हम लोग मान लेंगे कि ये ऑर्थोगोनल है, और दूसरे केस में ये प्रूफ करेंगे, फिर ये मान लेंगे और ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, डालिए प्रूफ। हो गया, लिखिए लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज p alpha beta du alpha du beta is equal to 0। ठीक है, जरा सा देखिए यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज, फिर वही चीज़, सबसे पहले आपको पता है, देखिए 2 तरीके से इसको किया जाता है। सबसे पहले मान लीजिए इसको 1 पुट कर दिए, प्लस अल्फा की जगह 2 पुट कर दिए, नेक्स्ट स्टेप में 1 2 प्लस 1 2, जैसे अभी हमने करके दिखाया था। दूसरा तरीका होता है 1 1 1 2 2 1 2 2, दोनों तरीके में से कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। अब की हम डायरेक्ट वाला लिख रहे हैं, P11 du1 du1 प्लस P12 du1 du2 प्लस P21 du2 du1 प्लस P22 du2 du2 is equal to 0। This implies that P11 du1 का स्क्वायर प्लस, इसको देखिए P12, आपको पता है ये तो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो P12 प्लस P21 एक साथ हो जाएगा, बचेगा du1 du2 प्लस P22 du2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
दिस इम्प्लाइज दैट du2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, p11 du1 अपॉन du2 का इसका भी स्क्वायर प्लस p12 प्लस p21 du2 के स्क्वायर से डिवाइड करें तो du1 अपॉन du2 प्लस p22 इज इक्वल टू 0। कितने डिग्री का इक्वेशन है? सेकेंड डिग्री का, है ना। किसमें? du1 अपॉन du2 में। आपको याद होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, जब वो x में क्वाड्रेटिक होता है। यहाँ पे इसमें क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे भी हम लोग सम करेंगे जब रूट्स का, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, लिखिए इतना। हो गया, आगे बोले। नीचे से लिखिए द अबव इक्वेशन इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन, द अबव इक्वेशन इज इन सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन du1 अपॉन du2। द अबव इक्वेशन इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन du1 अपॉन du2। कितने डिग्री का इक्वेशन है? 2 डिग्री का, तो कितने रूट्स मिलेंगे? 2। फुल स्टॉप। देयरफॉर देयर आर 2 रूट्स, देयरफॉर देयर आर 2 रूट्स। एक मान ले रहे dv1 अपॉन dv2 है, एक मान ले रहे dw1 अपॉन dw2 है। होता क्या है, x में क्वाड्रेटिक होता था तो 2 रूट क्या मानते थे? अल्फा और बीटा, इसी टाइप का मानते हैं। तो अगर इसमें क्वाड्रेटिक है तो उसी टाइप का मानेंगे, अपॉन है तो अपॉन में मानेंगे, इंडेक्स में है तो इंडेक्स में मानेंगे। तो एक रूट हमने ये मान लिया और एक रूट ये। ठीक है, 2 रूट्स से dv1 अपॉन dv2 एंड dw1 अपॉन dw2। हो गया। अब इनका सम निकालेंगे और इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। नीचे से लिखिए देन द सम ऑफ रूट्स आर, देन द सम ऑफ रूट्स आर, देन द सम ऑफ रूट्स आर, रूट क्या क्या है? dv1 अपॉन dv2, dw1 अपॉन dw2, इसका सम करेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, ठीक, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। ठीक है, पहले ये लिखिए r, ये dv1 अपॉन dv2 प्लस dw1 अपॉन dw2 इज इक्वल टू माइनस p12 प्लस p21 अपॉन p11। हो गया। नीचे से लिखिए एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर, नीचे वाला dv1 अपॉन dv2 इंटू dw1 अपॉन dw2 इज इक्वल टू p22 अपॉन p11। ठीक है, बाकी आप नेक्स्ट टाइम पे जरा सा पढ़ के आइएगा।